हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे, जो लोदी वंश का अंतिम शासक तो है ही, साथ में दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। और इसके बाद मुग़ल दिल्ली पे काबिज होते हैं और बाबर जो है मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो इसने जो इब्राहिम लोदी जो शासक है हमारा, ये लोदी वंश का जो तीसरा शासक है, इसने 1517 से 1526 तक दिल्ली की सल्तनत पे शासन किया है। हम सबसे पहले समकालीन भारत की स्थिति देख लें कि जिस समय ये लोदी वंश ख़त्म हो रहा है और जब मुग़ल आएंगे तो ये जो लोदी, जिनको हम अफ़गान बोलते हैं, अफ़गानों के पास दिल्ली का कितना क्षेत्र है, भारत के कितने क्षेत्र पे वो शासन कर रहे हैं। तो ये जो पीले रंग से बना है, जिसको मैं अभी बाउंड्री बना रहा हूँ, इतना क्षेत्र जो है ये इब्राहिम लोदी के अधीन है, लोदी वंश के अधीन है। सल्तनत यहाँ पे काबिज है, अफ़गानों का यहाँ पे शासन है। और इसी के नीचे ये राजपूताना है, जहाँ पे राणा सांगा जहाँ पे शासन कर रहा है। और राणा सांगा बहुत ही एक मजबूत शासक है, जिससे लोदी वंश के काफ़ी झगड़े होंगे और संघर्ष होगा। और ये जो संघर्ष होगा ये इसी के बीच में यहाँ पे एक क्षेत्र है मालवा, इसको लेके होगा, इस मालवा के क्षेत्र के लिए। और इस दिल्ली सल्तनत और राजपूताना के नीचे छोटे छोटे प्रांत हैं, जैसे बीदर है, बेरार है, गोलकुंडा है, गोंडवाना है और नीचे विजयनगर एम्पायर है ये। तो ये सारे स्वतंत्र क्षेत्र हैं। और अब ये जो दिल्ली सल्तनत में जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है गले के कैंसर से, और इस सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा है इब्राहिम लोदी, जिसको 1517 में सभी अमीरों की सहमति से सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। लेकिन ये जो अफ़गान अमीर हैं, ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता को देखना उनको स्वीकार नहीं हुआ, और उन्होंने, इन अमीरों ने इस राज्य के दो भाग कर दिए और दो भागों में इसका बंटवारा करके दिल्ली से लेके आगरा तक का क्षेत्र जो है वो इब्राहिम लोदी के अधीन रहा। और जौनपुर से कालपी तक का जो क्षेत्र है वो इसका जो छोटा भाई है इब्राहिम लोदी का, जलाल, उसको दे दिया गया। और जलाल वहाँ पे जाके शासन करने लग जाता है। लेकिन जल्द ही जो है ये जो बंटवारा किया है, ऐसी गलती का एहसास होता है कि इन्होंने गलती करी अमीरों ने, और जो इब्राहिम लोदी है उसका जलाल से संघर्ष शुरू हो जाता है इस पूरे शासन को लेके। इसके बाद इब्राहिम जो है वो आगरा में दोबारा अपना राज्याभिषेक कराता है। अब एक बार तो राज्याभिषेक इसका हो चुका है नवंबर में, ये 1517 नवंबर में हुआ है, और दोबारा फिर से राज्याभिषेक कराता है दिसंबर में। और ये दूसरा जो राज्याभिषेक है ये इस बात का सूचक है कि अब वो जो है वो समस्त जितना भी क्षेत्र है, जितना भी एम्पायर है, साम्राज्य है, उसका वो एक निरपराध, मतलब एक ऐसा एक शासक है जिसका कोई भी, जिसको दूसरा शासक जिसको चुनौती नहीं दे सकता। तो मतलब ये सीधे सीधे जलाल को ये बता रहा है कि अब ये पूरा साम्राज्य जो है वो उसके अधीन है, जलाल जो है वो शासन नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये दोबारा जो राज्याभिषेक हुआ है इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इब्राहिम लोदी का एक प्रश्न बन जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस किस सुल्तानों का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो उसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब ये इसका छोटे भाई जलाल से संघर्ष शुरू होता है, इसलिए क्योंकि जो जलाल है वो कालपी में खुद को सुल्तान घोषित करके सुल्तान जलालुद्दीन की उपाधि लेता है। और सुल्तान जलालुद्दीन की उपाधि लेने के बाद वो अपना राज्यारोहण करवाता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और अपने नाम के सिक्के भी जारी करता है। तो ये इस बात का सूचक है कि वो शासक है, क्योंकि उसने खुतबा पढ़वा दिया, अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। तो सीधे सीधे दिल्ली को चुनौती दे रहा है, इब्राहिम की बात को अब ये नहीं मान रहा। और इब्राहिम ने इसके पास दूत भेजा था, अपना शिष्टमंडल भेजा था कि यदि वो दिल्ली की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर ले तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये इसको नहीं मानता है। और ये जो जलाल है ये भी बहुत सारे अमीरों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है, जैसे आजम खान, सरवनी हैं, इन सबको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है। तो जनवरी 1518 में, यानी 1 महीने बाद ही, इब्राहिम जो है वो जलाल के विरुद्ध कूच करता है। लेकिन जो जलालुद्दीन है, जलाल है, ये ग्वालियर भाग जाता है और ग्वालियर में जाके शरण ले लेता है। तो जो इब्राहिम लोदी है वो ग्वालियर की तरफ भी कूच करता है। जैसे हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में अपने सिकंदर के समय में ग्वालियर से संघर्ष हुआ, लेकिन ग्वालियर को दिल्ली में विलित नहीं किया गया था। अब यहाँ पे ग्वालियर का संघर्ष हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो जलाल है, ये जब ग्वालियर पहुँचती है सेना इब्राहिम लोदी की, तो ये वहाँ से गढ़कटंगा भाग जाता है।
लेकिन मार्ग में भीलों और गोंडों ने इसको पकड़ लिया। अब ये भील और गोंड जो हैं ये एक जनजाति है, ये इसको पकड़ के सुल्तान के पास भेज देते हैं और इब्राहिम ने इसको पहले कैद किया और उसके बाद फिर इसको मरवा दिया। अब क्योंकि इब्राहिम लोदी ने अपने छोटे भाई को मरवा दिया है तो जितने अमीर हैं वो इसकी इस हरकत से इस पे विश्वास नहीं करते ज़्यादा। अब इसका विश्वास खोने मतलब अमीरों का ये विश्वास खोने लगता है और अमीरों से इसका संघर्ष बहुत ज़्यादा चलता है। अब ग्वालियर विजय अगर देखें तो ग्वालियर का जो राजा था मान सिंह तोमर, उसने जलाल को शरण दी थी, तो ये तो एक कारण था ही, लेकिन असल कारण जो था वो दुर्ग को घेर के और ग्वालियर को सल्तनत में विलित करना था। तो ये एक तरह से बस खाली जो जलाल को शरण देना और इसके वजह से जो इब्राहिम लोदी ने इसके ऊपर आक्रमण किया, ये एक तरह से मतलब एक छोटा सा रीज़न था, ज़्यादा बड़ी वजह नहीं थी। बड़ी वजह तो ग्वालियर विजय थी। लेकिन ये जो मान सिंह तोमर है ये भी एक बहुत ही मजबूत शासक था और इसने कड़ी चुनौती दी, लेकिन इसी समय इस मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जो उसका बेटा है विक्रमादित्य, जो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरह सिकंदर लोदी के पास भेजा गया था बंधक के रूप में, तो ये जो विक्रमादित्य है ये संघर्ष जारी रखता है, लेकिन संघर्ष जो है इतना ज़्यादा अधिक नुकसानदायक होता है दोनों ही सेनाओं के लिए। और ये जो विक्रमादित्य है इसको ऐसा लगता है कि संघर्ष एकदम अर्थहीन है, इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये टिकेगी नहीं इनकी सेना इब्राहिम लोदी की सेना के आगे। तो ये समर्पण कर देता है विक्रमादित्य और ग्वालियर जो है वो दिल्ली में मिला लिया जाता है। अब ये जो विक्रमादित्य है इसका इब्राहिम लोदी एक सद्व्यवहार इसके साथ करता है और इसको शमशाबाद की जागीर दे देता है। और इब्राहिम के अंत तक ये जो विक्रमादित्य है वफादार बना रहता है दिल्ली का। और जब बाबर आएगा, पानीपत का युद्ध होगा, उस समय भी विक्रमादित्य जो है वो इब्राहिम लोदी की तरफ से युद्ध करता है और युद्ध करते हुए बाबर से लड़ते हुए ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब सबसे जो अधिक भयानक संघर्ष हुआ है इब्राहिम लोदी का वो हुआ है मेवाड़ के साथ। जैसा कि इस मैप में आप देख रहे होंगे ये राजपुताना है और ये है ऊपर, यहाँ पे दिल्ली आगरा का शासन है और यहाँ पे एक छोटी सा प्रांत है मालवा, मध्य प्रदेश का उत्तरी और राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इससे मिला के मालवा बना है। तो ये जो मालवा प्रांत है इसको लेके इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत भी और राजपुताना दोनों मालवा के ऊपर अधिकार चाहते हैं। तो ये यहाँ का एक प्रधानमंत्री है मेदिनी राय, ये नाम हमको याद रखना है। मेदिनी राय जो है इसको राणा सांगा का समर्थन था और राणा सांगा ने चंदेरी पे अधिकार कर लिया। जब उसने चंदेरी पे अधिकार किया तो दोनों में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा में युद्ध होना एकदम लाजमी था। और खतौली और बाड़ी के युद्ध में राणा ने इब्राहिम को परास्त करके उसका हौसला पस्त कर दिया। तो ये नाम याद रखना है हमको। युद्ध कहाँ कहाँ हुआ है? युद्ध हुआ है खतौली और बाड़ी में। खतौली और बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी आमने सामने हुए थे। तो ये प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि राणा सांगा और इब्राहिम के युद्ध कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। अब इब्राहिम लोदी का जो अमीरों से संघर्ष होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि किस तरह से उसने अपने छोटे भाई को मरवा दिया और विश्वास पात्र नहीं रह जाता वो। और अब क्योंकि उसको सफलताएं भी मिलती हैं, ग्वालियर में सफलता मिल जाती है उसको, तो उसका दिमाग जो है वो फिर जाता है एकदम और अमीरों को वो अपने आगे कुछ समझता नहीं है। तो ये जो है ये अमीरों और मलिकों से अच्छे संबंध नहीं रख सका। इसका जो काल है वो अमीरों के साथ संघर्ष का ही काल रहा है पूरा। और मियाँ भुइयाँ जो एक बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री साबित हुआ था सिकंदर लोदी के समय में, ये इस समय तक थोड़ा सा वृद्ध हो जाता है और ये मियाँ भुइयाँ अपना काम सही से नहीं कर पाता, तो इसको ये कारागार में डाल देता है। कारागार में डालता है इस वृद्धावस्था में इसको, और वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से जो मियाँ भुइयाँ के घर वाले हैं और जो अमीर हैं वो सारे के सारे विद्रोह करने पे आतुर हो जाते हैं। इसी तरह से जब ये विद्रोह होते हैं, बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगते हैं अमीरों के, तो ये जो इब्राहिम लोदी है ये दौलत खां लोदी को बुलाता है दरबार में। अब ये दौलत खां लोदी जो है ये लाहौर का इक़्तादार है, लाहौर का राज्यपाल है। तो इसको ये बोलता है दिल्ली में आने का आदेश देता है दरबार में। लेकिन ये जो दौलत खां लोदी है ये आशंकित हो जाता है कि पता नहीं ये अमीरों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो सकता है, ये कहीं मेरी हत्या ना करवा दे वहाँ पे मुझे बुला के। तो ये अपने पुत्र को भेज देता है, अपने बेटे दिलावर खां को भेज देता है।
और ये जो दिलावर खां है ये भी जब दरबार पहुंचता है तो इसको भी ऐसा लगता है कि अमीरों की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालत एकदम पस्त है, तो ये दिलावर खां लोधी भी कुछ दिन में वापस भाग जाता है लाहौर। अब ये सबसे बड़ा जो घटना घटी है वो है बाबर को निमंत्रण देना। बाबर काबुल का, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, काबुल का शासक है और मुग़ल है, और ये तैमूर का वंशज है और चंगेज़ खां का भी वंशज है। जब हम मुग़ल्स पढ़ेंगे तो बाबर के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बाबर है इसको निमंत्रण कैसे होता है। अब ये दौलत खां लोधी को जब इसने आने का आदेश दिया था, दौलत खां लोधी नहीं आता और अपने बेटे को भेज देता है, तो जो सुल्तान इब्राहिम लोधी है ये क्रोधित होकर दौलत खां को दंडित करने का निश्चय करता है। लेकिन दौलत खां जो है ये काबुल के शासक बाबर को भारत में आने का आमंत्रण देता है, और बाबर को इससे पहले ही राणा सांगा ने आमंत्रण दिया हुआ था। राणा सांगा ने ये सोच के आमंत्रण दिया कि बाबर आएगा और युद्ध होगा दोनों के बीच। अब जैसे बाबर की जो पद्धति रही है वो इस तरह से रही है कि युद्ध करेगा, लूट मार करके वापस चला जाएगा। तो राणा सांगा ने सोचा कि बाबर आके इब्राहिम लोधी से युद्ध करेगा और दिल्ली में लूट मार करके वापस चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की जो स्थिति है वो काफ़ी नीचे चली जाएगी और राणा सांगा उसको आसानी से पराजित करके दिल्ली की सल्तनत पे अधिकार कर सकेगा। लेकिन बाबर आता है और इब्राहिम लोधी से जब युद्ध होता है पानीपत का, उसके बाद फिर बाबर वापस नहीं जाता काबुल और भारत में ही बस जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के 2 साल के बाद बाबर और राणा सांगा का भी युद्ध होता है खानवा में। तो ये सब हम पढ़ेंगे विस्तार में जब हम मुग़ल्स पढ़ेंगे। बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रण दिया, और इसके अलावा बाबर को इब्राहिम के चाचा, मतलब इब्राहिम लोधी का एक चाचा है आलम खां, ये भी दिल्ली की गद्दी पे काबिज होना चाहता था। तो ये आलम खां ने भी बाबर को आमंत्रण दिया और उससे सहायता मांगी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन जाता है कि बाबर को भारत से किन किन लोगों ने आमंत्रण दिया था। तो हमको याद रखना है, लाहौर का राज्यपाल है दौलत खां लोधी, मेवाड़ का शासक है राणा सांगा, और इब्राहिम का चाचा आलम खां है जो कि पंजाब में है। और इन 3 लोगों ने बाबर को भारत में आने का आमंत्रण दिया है। अब बाबर जो है वो 1524 में लाहौर पे आक्रमण करता है और उसको अपने अधिकार में कर वहाँ अपना अधिकारी नियुक्त करके वो काबुल वापस चला जाता है। तो 1524 में बाबर आता है, लेकिन केवल लाहौर का जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में करके वापस चला जाता है। अब ये जो दौलत खां हैं और आलम खां हैं, इनको ऐसा लगता है कि बाबर जो है सीधे तौर पे युद्ध नहीं कर रहा, तो ये दोनों समझौता करके दिल्ली पे आक्रमण करते हैं और इब्राहिम लोधी के ऊपर ही आक्रमण करते हैं। लेकिन इब्राहिम लोधी इनकी दोनों की जो मिली जुली सेना है दौलत खां लोधी और आलम खां की, इनको ये इब्राहिम लोधी परास्त कर देता है। अब ये 21 अप्रैल 1526 की तारीख है जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इसमें बाबर और इब्राहिम दोनों आमने सामने आते हैं। यहाँ पे बाबर इब्राहिम को हरा देता है और युद्ध करते हुए इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। अब ये दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया है, मतलब युद्ध करते हुए जिसकी मृत्यु हुई है। अभी तक किसी भी सुल्तान की, इतने सारे जो हमने सुल्तान पढ़े बहुत सारे, चाहे आप मामलुक वंश ले लो, खिलजी, तुगलक, किसी भी वंश, सैयद वंश भी ले लो, तो किसी भी सुल्तान की मृत्यु जो है वो युद्ध भूमि में नहीं होती। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हुई। अब ये बाबर जो आया, इसकी विजय के कुछ मुख्य कारण थे। क्यों ये भारत में आके इसने इब्राहिम लोधी की सेना को परास्त कर लिया, जबकि इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो बाबर की जो विजय का मुख्य कारण था वो था उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये तुलुगमा युद्ध पद्धति उसने उज्बेकों से सीखी थी। जब वो समरकंद के अभियान पे गया तो वहाँ से उसने ये चीज़ें सीखी थी, किस तरह से अपनी सेना को किस तरह से छोटे छोटे दस्तों में बांटा जाए। तो ये जो पद्धति है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, इब्राहिम की सेना खड़ी है ये यहाँ पे, और ये पीछे बाबर की सेना है। तो तुलुगमा पद्धति में ये अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में बांटेगा। 4 टुकड़ियों में से एक टुकड़ी बाएं तरफ से आक्रमण करती है, एक टुकड़ी दाहिनी तरफ से आक्रमण करेगी, और एक टुकड़ी जैसे पीछे खड़ी रहेगी। और ये जो दाईं और बाईं तरफ से जो टुकड़ी आक्रमण कर रही है वो कुछ इस तरह से फैलेगी कि सेना को पूरी चारों तरफ से घेर लेगी, दुश्मन की सेना को। और यहाँ पे ये बैलगाड़ियाँ खड़ी करेगा। बैलगाड़ियाँ खड़ी करके उनको एक चमड़े के रस्ते से बांध देगा कुछ कुछ दूरी पे, और ये दूरी इतनी रहेगी कि बस यहाँ से बीच में से 2 घुड़सवार निकल सके। और इसके
पीछे जो है इसके तीरंदाज रहेंगे और तोपें लगा के रखता था। और ये जो तोप थी ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण थी। इसकी जो तोप की जो टेक्निक थी, जो तकनीक थी, वो इतनी अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये साबित होती है इब्राहिम लोदी की सेना के आगे। और इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तहस नहस हो जाती है और यहाँ से छोटी छोटी दो मतलब टुकड़ियाँ जाती हैं और तीरंदाज होते हैं। तीरंदाज मतलब ये इतनी तीव्रता से आक्रमण करते हैं कि आगे बढ़ेंगे बस तीर चला के अपने और फिर तुरंत वापस आ जाते थे। तो ये जो सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ जो दस्ते बनाता था और ये जो बैलगाड़ी का जो एक पंक्ति, रक्षा पंक्ति इसने बनाई है, उसके पीछे इसकी सेना सुरक्षित रहा करती थी। तो जब ये छोटी सी टुकड़ी जाएगी और तीरंदाज उसके साथ जाएंगे, तीरंदाज अपने निशाना लगा के सैनिकों को मार के और तुरंत वो वापस आ जाते थे इस रक्षापंथी बैलगाड़ी के पीछे। तो ये पूरी तुलुगमा पद्धति थी और यही इसका कारण बनी है बाबर की विजय का, जो इसने उज़्बेकों से सीखी और जो इसने तोपों का इस्तेमाल किया। और इसने बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी में इसने बोला है इब्राहिम लोदी के बारे में, बहुत ज़्यादा व्याख्या की है और इसने बहुत सारे शासकों के बारे में इसने अपनी तुजुके बाबरी में लिखा है। जैसे इसने राणा सांगा के बारे में भी लिखा है। तो ये सब हम पढ़ेंगे जब हम मुगल्स पढ़ेंगे, लेकिन इब्राहिम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसने इब्राहिम के बारे में बोला है कि इब्राहिम लोदी जो था वो एक अनुभवहीन नौजवान था और वो अपनी हर चाल में लापरवाह था। वो बिना हुक्म चल पड़ता था और बिना किसी योजना के ही ठहर जाता था और आगे नज़र डाले बिना ही लड़ाई में उलझ जाता था। तो किस तरह से ये इब्राहिम लोदी का जो चित्रण कर रहा है, तो बाबर जो है बहुत ही चित्रण करने में बहुत माहिर था। किसी का भी, चाहे अभी जो आबो हवा है वहाँ का, जैसे फ्लोरा फाउना है, उनका भी बहुत अच्छा सजीव चित्रण ये अपनी तुजुके बाबरी में किया है इसने। अब लोदी वंश का यहाँ पे अंत हो गया है और यहाँ से अब मुग़ल काबिज हो चुके हैं दिल्ली पे। तो हम लोदी वंश का मूल्यांकन कर लेते हैं अंत में। आरपी त्रिपाठी महोदय आधुनिक इतिहासकार हैं। इनके अनुसार जो लोदी साम्राज्य था वो एक संघ राज्य था। संघ राज्य की इन्होंने इसको संज्ञा दी है आरपी त्रिपाठी जी ने। और अफ़गानी राजनीति जो है वो विकेंद्रीकरण की ओर अधिक झुकती थी, जो एक शक्तिशाली राजतंत्र के विकास में बाधा थी। मतलब केंद्रीकरण नहीं था ज़्यादा। जैसे हमने देखा कि अमीर वर्ग जो था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और छोटे छोटे जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो अपने आप में एक खुद ही एक शासक की तरह से वो एकदम व्यवहार करते थे। तो जो राजनीति थी पूरी, उसका विकेंद्रीकरण हो गया था और ये विकेंद्रीकरण बहुत अधिक हो गया था और इसलिए एक शक्तिशाली राजतंत्र का विकास उसमें हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और इसके जो 3 सुल्तान थे, जैसे मैंने बताया आपको, इब्राहिम लोदी से पहले सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, इन सबके अलग अलग सिद्धांत थे। इनके जो राजत्व के सिद्धांत थे वो भी एकदम अलग थे, भिन्न थे तीनों के। इब्राहिम लोदी ने तुर्कों के निरंकुशता के साथ दैवीय सिद्धांत भी अपना लिया था। जैसे सिकंदर लोदी का हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि किस तरह से उसका जो राजत्व का सिद्धांत है वो निरंकुशता के ऊपर आधारित था और दैवीय तथ्य नहीं थे इसमें अभी तक। लेकिन इसने थोड़े बहुत दैवीय तथ्यों को भी अपना लिया इब्राहिम लोदी ने, क्योंकि इसने अमीरों को दरबार में अपने हाथों को सीने पे रख के नम्र भाव से खड़े होने को बाध्य किया। तो ये किस तरह से अमीरों को एकदम निरंकुशता की तरफ जा रहा है और नम्र भाव से खड़े हैं, सीने पे हाथ रख के, मतलब कहीं ना कहीं दैवीय अपने आप को दिखा रहा है, दैवीय शक्ति से खुद को जोड़ रहा है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था इब्राहिम लोदी के ऊपर और सल्तनत काल का अंत हो गया है। यहाँ पे राजनीतिक इतिहास सल्तनत का हमने पढ़ लिया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में आगे चल के जितना भी स्थापत्य कला है और जितना भी प्रशासनिक इनका ढांचा है और जितना सैन्य ढांचा है, जिस तरह से इन्होंने अपने सैन्य अभियान किए, किस तरह से अपने सैन्य का प्रशासन करते थे, सेना का प्रशासन किस तरह से था, ये सब हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। और इसके साथ ही हम इसके जो सल्तनत का जो आर्थिक इतिहास है, किस तरह से आर्थिक प्रशासन किया इन्होंने, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, मतलब इन सब के ऊपर स्थापत्य कला से मैं शुरू करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा ये पूरा का पूरा सीरीज़ देख लीजिए, जिससे आपको राजनीतिक इतिहास पूरा समझ में आ जाएगा सल्तनत का।